रीबर्थ ऑफ माई लवली वाइफी। एपिसोड 7। आंटी नीना जो परिवार की केयरटेकर थी, उन्होंने पहले से ही रात का खाना तैयार कर लिया था। जब आलोक नीचे आए तो सुनीता और माया ने देखा कि वह कोल्ड और कठोर एक्सप्रेशंस के साथ आ रहे थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन एक भयानक थे। उन्होंने अमायरा की तरफ एक बार भी नहीं देखा जो उनके पीछे चल रही थी। ये सीन देखकर माया को बोलने का मौका मिल गया। डैड, आप दीदी पर नाराज मत होना। वह कभी कभी तो घर आती है। हो सकता है उन्होंने रेहान जी से फिर से लड़ाई लड़ ली हो। क्यों ना हम उन्हें आज रात यहीं पर रोक ले, मेंशन वापस भेजने की बजाय। वैसे भी अगर वह वहां लौटी भी तो हो सकता है कि रेहान जी वहां ना हो। क्या तुमने फिर से लड़ाई की है? आलोक ने अमायरा को देखा जो उसके पीछे उनके पीछे थी। तुम्हारी शादी को 6 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक तुमने उससे डिवोर्स लेने की बात अपने दिमाग से नहीं निकाली। अमायरा ने माया को देखा। बहुत अच्छे, वह अभी तो आई थी और उसने पहले से ही उस पर हमला करना शुरू कर दिया। भले ही माया जानती थी कि तलाक का इशू हमेशा ही उन दोनों के बीच लड़ाई का मुद्दा रहता था, फिर भी उसने डायरेक्टली इस टॉपिक को उठा लिया। सुनीता बिना कुछ कहे टेबल के पास खड़ी रही, लेकिन उसकी नजर अमायरा की ओर चली गई। वह जानती थी कि अमायरा हमेशा रेहान की बात पर बड़ा हंगामा क्रिएट करती थी, इसलिए वह चुप रही। वह शांति से शो देखने का इंतजार कर रही थी। डैड, मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके आपसे ठीक से माफी मांगना चाहती हूँ। अमायरा ने आगे बढ़कर आलोक की कोहनी को अपने हाथों में लपेट लिया और वह डाइनिंग टेबल की तरफ चलते हुए कहने लगी। अतीत में मैं बहुत जिद्दी थी और मैंने कभी भी उन चीजों पर गौर नहीं किया जो आपने मेरे लिए की थी। आप हमेशा मेरे लिए सबसे बेस्ट चाहते थे, मगर मैं हमेशा आपसे लड़ती और बहस करती रही। मैं गलत थी। आलोक सरप्राइज हो गए, उन्होंने उसे सस्पाइसियसली देखा। अमायरा ने लड़ाई शुरू नहीं की। अमायरा एक्चुअली में जानती थी माफी कैसे मांगते हैं। सुनीता और माया ने अपनी आंखों में छुपे हुए शॉक्ड एक्सप्रेशन को छुपाने की पूरी कोशिश की। ये कैसे हो सकता है? अतीत में मैं बहुत जिद्दी थी, रेहान से शादी करने के बाद, क्योंकि मेरा दिल सेटिस्फाइड नहीं था। मैं परेशानियां खड़ी करती रही, लेकिन अंत में इंसान का दिल आखिर सॉफ्ट हो ही जाता है। किसी के साथ लंबा समय बिताने के बाद आप ना चाहते हुए भी उसकी अच्छाइयों से प्रभावित हो ही जाते हो। फिलहाल के लिए मैं तलाक नहीं लेना चाहती, बल्कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं और रेहान अपने रिश्ते को एक नया मौका देंगे और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे। मैं डेफिनेटली आपको मेरी ओर चिंता करने का दूसरा मौका नहीं दूंगी। जैसे ही अमायरा ने बात खत्म की, वह आलोक के साथ बैठ गई। उसी समय पर माया को देखने के लिए मुड़ी। एक्चुअली मैंने अपनी सारी थॉट्स कई दिन पहले अमाया के साथ शेयर की थी। क्या ये सही नहीं है माया? हर किसी का फोकस माया की तरफ हो गया। वह थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पर क्रीज हो गई। अमायरा ने उससे पहले भी यह शब्द कहे थे। माया ने सोचा था कि वह ये सब कुछ कह रही है क्योंकि उसका दिमाग फिलहाल के लिए टेंशन में। उसने कभी नहीं सोचा था वह अपने डैड के सामने उस बात का अचानक से जिक्र कर देगी। अमायरा के इस बात को अचानक लाने पर माया चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकती थी। वह मुस्कुराए। उस दिन मैं जल्दी में वापस आ गई थी, तो मैं इस बारे में भूल गई। दीदी ने उस दिन मुझसे यह बात कही थी। उन्होंने कहा था उन्होंने बहुत सोचा इस बारे में और वह अपने रिश्ते को एक दूसरा मौका देना चाहती हैं और तलाक नहीं लेना चाहती। अमायरा उसकी ओर देखकर मुस्कुराए, जिससे ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच काफी गहरे रिश्ते हैं। हालांकि इस मुस्कान ने माया को ऐसा महसूस कराया कि उसका पूरा शरीर ठंडे पानी से घिर गया। डैड, आपको मुझ पर भरोसा हो गया होगा, राइट? मैं सच में रेहान के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अमायरा की आवाज सॉफ्ट थी। वह छोटी बच्ची की तरह लग रही थी जो दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना मुंह बना लेती थी। जब से बड़ी हुई थी, अमायरा ने कभी भी उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। उसकी इस हरकत ने आलोक के दिल के सबसे सॉफ्ट पार्ट को छू लिया था और उनका गुस्सा बहुत हद तक कम हो गया। ठीक है, यह अच्छा है कि तुम जानती हो कि रेहान अच्छा इंसान है। शादी के बाद एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तुमने अच्छे से चीजों को सोच समझ लिया है। अभी देर नहीं हुई है। अगर तुम्हारे बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है तो मुझे बताओ, हमेशा अपनी मनमानी मत करना। और अब इमेटर बनना छोड़ दो, समझ आया? आई गॉट इट डैड। अमायरा ने अपना सर उनके कंधे पर रख दिया। मैं उन सभी बातों के लिए जो पहले मैंने गुस्से में कही आपसे माफी मांगती है। तो प्लीज आप मुझसे और ज्यादा गुस्सा मत होना, ठीक है? माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। मैं बाकी सारी बातों को जाने दे सकता हूँ, मगर वो कंपनी जो तुमने अभी खरीदी है उनका क्या?
तुम्हें लगता है मैं तुम इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। आलोक को अभी भी अमायरा पर ज्यादा भरोसा नहीं हुआ था। ठीक है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। तुम्हारी शादी के बाद तुम कभी कभी घर आती हो, यह अच्छी बात है कि तुम्हें अक्ल आ गई। शुरू में मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम रेहान के साथ घर वापस आओगे, मगर अब जब तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है और तुम एक दूसरे के क्लोज आ गए हो, तो तुम अगली बार उसे घर लेकर आना। हमेशा अकेले मत घूमना, नहीं तो लोग तुम्हारी शादी के बारे में फिर से बात करना शुरू कर देंगे। सही बात है अमायरा, अब जब तुमने रेहान के साथ अच्छे से रहने की सोच ली है तो तुम उसके साथ वापस घर क्यों नहीं आई? क्या तुम सिर्फ अपने पिता को खुश करने के लिए बातें बना रही हो? आलोक ने अभी अभी अपनी बात खत्म की थी और सुनीता ने तुरंत ही यह बात कह दी। उनका चेहरा मुस्कान से चमक रहा था मगर उनकी आंख कोल्ड थी। आलोक ने सुनीता को घूरा। तुमसे मतलब? सुबह में ही था जिसने उसे तुरंत वापस आने के लिए बोला था। वह एक सडन प्लान था। रेहान कोई आलसी व्यक्ति नहीं है जो हर वक्त फ्री रहे। वह अचानक वापस आने के लिए कैसे टाइम निकाल सकता है? मगर मुझे लगता है कि दीदी और रेहान जी का रिश्ता इतना आसान नहीं है। कुछ दिनों पहले ही तो वह लोग इतनी फियर्सली लड़ाई लड़ रहे थे। माया ने धीरे धीरे गुदगुदाया। पहले ये इतना लड़ रहे थे कि मानो कभी एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, और अब आप अचानक से कह रही हो कि तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए। दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ और सोच रही हो जो जानबूझकर हमसे छुपाने की कोशिश कर रही हो? माया का चेहरा मासूम लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्यूरियसली पूछ रही हो। अमायरा ने उसे कोल्डली घूर कर देखा। और दूसरी कौन सी सोच मेरे दिमाग में हो सकती है? मेरी रेहान से शादी को इतना टाइम हो गया। कुछ समय साथ होने के बाद हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए फीलिंग बढ़ गई। हम बस हैप्पीली एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। और कौन सी सोच मेरे दिमाग में हो सकती है? तुम आज इतने सारे सवाल क्यों कर रही हो? तुम्हारी बात सही है, एक दूसरे के लिए फीलिंग होना सबसे अच्छा है। आलोक ने हाँ में सिर हिलाया। अमायरा आज उनके सामने एक स्पॉयल्ड बच्चे की तरह एक्ट कर रही थी। हालांकि वह इस सब से असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन उसी समय उनका दिल खुश भी महसूस कर रहा था। वास्तव में यहाँ आने से पहले अमायरा ने रेहान से पूछने के बारे में सोचा था अगर उसके पास टाइम है या नहीं। हालांकि यह सोचने के बाद कि उसके डैड उस मयंक श्रीवास्तव की दोनों कंपनियों के बारे में बात करना चाहते हैं और सुनीता भी घर पर होगी, उसने सोचा घर पर जाकर जरूर कोई ना कोई झगड़ा होने वाला है और इसलिए उसने उससे यह बात मेंशन नहीं की। इसके अलावा वह माया को रेहान से बात करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना चाहती थी। माया ने इस बात पर और ज्यादा नहीं बोली, लेकिन उसने चुपचाप सुनीता की ओर देखा। अगर अमायरा और उसके फादर की रिलेशनशिप और ज्यादा खराब होती है तो सबसे ज्यादा फायदा सुनीता को होगा। लेकिन अब जब अमायरा अचानक से इतनी ओबेडिएंट बन गई है और उन पिता और बेटी के बीच की गलतफहमी दूर हो गई है तो सुनीता कैसे खामोशी से यह सब बैठकर देख सकते थे? आंटी सुनीता, क्या आपको नहीं लगता मेरी बहन अचानक से बहुत बदल गई है? माया ने लापरवाही से कहा। इस टाइम सुनीता वास्तव में सस्पिशन थी। अमायरा अचानक से कैसे बदल गई? वह इतनी ओबीडियंट और मैच्योर कैसे बन गई? तारांकन अमायरा, अमायरा आंटी सुनीता ने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा है। जल्दी यहाँ आओ और मेरे पास बैठो। सुनीता ने मुस्कुराकर अपने पास वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा, जो आलोक से काफी दूरी पर थी। अमायरा आलोक के सबसे पास वाली सीट पर ही बिना हिले डुले बैठी रही। उसने ऐसे रिएक्ट किया मानो उसने कुछ सुना ही नहीं था। वह शांति से बोली, आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? बेमतलब की दवाएं ज्यादा ना खाया करें। वह स्ट्रेंज मेडिसिन सप्लीमेंट की तरह लगती है, लेकिन उन्हें ज्यादा खाने से आपके शरीर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वह आपकी इम्यूनिटी को इफेक्ट कर सकती हैं। ये सुनकर आलोक कुछ बोलने ही वाला था मगर उससे पहले सुनीता के हाथ से चम्मच गिर गया। हमारे बीच का ये कर्ज तुम्हें धीरे धीरे चुकाना पड़ेगा। अमायरा ने मुड़कर उनकी ओर देखते हुए एक नकली मुस्कान के साथ पूछा। आंटी सुनीता, क्या हुआ? क्या आप एक चम्मच को भी ठीक से नहीं पकड़ पा रही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने विदेश से लाई हुई दवाई ज्यादा खा ली हो? तुम क्या कह रही हो अमायरा? मेरा हाथ गलती से सूप के राम कटोरे को छू गया और एक पल के लिए वह कांपने लगा। बस। सुनीता ने शांति से मुस्कुराते हुए अपने चम्मच को नीचे रख दिया। अमायरा, पहले तुम कभी भी उस तरफ नहीं बैठती थी। आंटी सुनीता स्पेशली तुम्हारे लिए यहाँ पर बैठी है ताकि वह तुमसे बात कर सके। पहले जब भी वह कपूर हाउस में खाना खाती थी, वह हमेशा जितना हो सके उतना आलोक से दूर बैठती थी।
उसने हर बार आलोक को परेशान किया और वह टेबल पर बैठे हुए बिना रुके उसकी आलोचना करते रहते थे। और इस तरह उनका बाप बेटी का रिश्ता बिगड़ता रहा। यहाँ बैठना काफी अच्छा है, मैं अपने डैड से बातें कर सकती हूँ। अमायरा ने देखा कि नौकरानी व्हाइट वाइन लेकर आई जो आलोक हमेशा पीते थे और तुरंत बोतल को ब्लॉक करने के लिए आगे हाथ बढ़ा दिया। डैड, जब मॉम जिंदा थी तो वह हमेशा कहती थी कि आपका पेट ठीक नहीं रहता। ये ठीक है कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपके पास पीने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप घर पर हमेशा नहीं पी सकते। अमायरा ये कहते हुए मुड़ी और पीछे वाले व्यक्ति को देखा। आंटी नीना, इस बोतल को यहाँ से ले जाएं। अगर फ्यूचर में मेरे डैड दोबारा से खाने के दौरान शराब पीना चाहे तो उन्हें मेरी माँ के द्वारा कहे गए शब्दों को याद दिला देना। ठीक है, ठीक है। आंटी नीना ने तुरंत आगे बढ़कर शराब की बोतल ले ली। आलोक जी शराब पीना चाहते थे, लेकिन अमायरा की वजह से, जो उनकी इतनी परवाह करती थी, वह कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने अपनी जीभ से आवाज की, शराब पीना मेरी पूरी लाइफ में इकलौती हॉबी है। अब तुम्हें इसमें भी इंटरफेयर करना है। क्या आप इस बात से क्लियर नहीं है कि आपकी सेहत कैसी है? अपनी हेल्दी बॉडी के साथ कई साल तक जी सकते हो, मगर कुछ शराब की बूंदों के लिए आप अपने जीवन काल को 10 साल कम करना चाहते हो। क्या ऐसा करके आपको अच्छा लगेगा? अमायरा ने अपनी भौहें उचकाई जब उसने ये कहा। बॉडी सप्लीमेंट खाने का क्या मतलब है? मुझे लगता है अगर आप ज्यादा शराब नहीं पियोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, तुम बच्चे भी ना। या तो तुम पूरी तरह से इमैच्योर होते हो, और अगर किस मोमेंट मैच्योर बन जाते हो तो फिर तुम बस ताने मारना बंद नहीं करते। आलोक ने हेल्पलेसली अपना हाथ लहराया। वह आंटी नीता को सिग्नल दे रहे थे कि वह शराब की बोतल को यहाँ से ले जाए। सुनीता, जिसने काफी टाइम से कुछ नहीं कहा था, अचानक मुस्कुराई और कहने लगी, इस समय घर लौटने के बाद अमायरा वाकई में चेंज हो गई है। अमायरा ने शांत भाव से उनकी ओर देखा। आंटी सुनीता, आपके डैड की शादी को कितने साल हो चुके हैं? मगर न केवल आपको उनके शराब पीने की बुरी आदत की परवाह है, बल्कि आपकी गुप्ता फैमिली के मेंबर्स भी बार यहाँ शराब भेजते रहते हैं। क्या आप चाहती हैं मेरे डैड हमेशा बीमार रहे हैं? अमायरा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे डैड कितनी जिद्दी हैं। मैं उन्हें कैसे मना सकती? सुनीता ने अपनी मुस्कुराहट बनाए रखी, लेकिन अमायरा के प्रति अधिक आशंका महसूस की। इससे पहले अमायरा ने अपनी जन्म देने वाली माँ की भी बात की थी, जो पहले ही गुजर चुकी थी। हालांकि उसके शब्द शाप नहीं लग रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसके लिए कोई मुसीबत आने वाली थी। अमायरा ने बिना एक्सप्रेशन बदले अपने होठों को मोड़ लिया। आप उन्हें कम पीने के लिए राजी नहीं कर सकती, लेकिन आप उन्हें दवा खाने के लिए राजी कर सकती हैं। मुझे याद है कि आपकी गुप्ता परिवार को मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज है। आपको तो पता होना चाहिए कि ज्यादा मेडिसिन खाना शरीर के लिए बहुत बुरा होता है। सुनीता अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को छुपा नहीं सकी। यह अमायरा वास्तव में स्ट्रेंज थी। पहले भले ही वह अपनी सौतेली माँ के रूप में उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने कभी भी आलोक के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की थी, क्योंकि जब भी वह घर पर होती थी तो वह हमेशा अपनी मर्जी से अपना काम करती थी और इस तरह से उससे बात नहीं करती थी। चलो खाना खाते हैं। अमायरा, वापस आते ही तुम अपनी सुनीति आंटी से लड़ने मत लग जाओ। आलोक ने दुखी होकर टेबल पर रखी शराब की बोतल पर नजर डाली और जल्दी से अपने चम्मच को घुमाते हुए सोचा कि आंटी नीना को उन्हें वापस लाने के लिए कहे। पहले जब भी अमायरा घर पर होती थी और जब भी लड़ाई होती थी तो वह हमेशा उसके और अमायरा के बीच ही होती थी। आमतौर पर अमायरा कभी भी सुनीता पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। अब जब अमायरा अचानक से सुनीता के खिलाफ थी तो परिवार के मुखिया के रूप में आलोक वास्तव में इन महिलाओं के छिपे हुए शब्दों के साथ बहस करने के तरीकों को समझ नहीं सकते थे। सुनीता मुस्कुराई। ये ठीक है अमायरा, तुम्हारे शब्द हमलों से भरे हैं। मुझे अचानक से एडजस्ट करना मुश्किल लगता है। तुम्हारे शब्द तो आमतौर पर सीधे और अचानक होते थे। मुझे लगता है कि मुझे इसकी आदत हो गई है। डैड, मैं सिर्फ आंटी सुनीता से आपके हेल्थ की देखभाल करने के लिए परेशान हूँ। ये कैसी बहस हुई? क्या ये सब आपके भले के लिए नहीं है? अमायरा ने ईमानदारी से भरे चेहरे से उनकी ओर देखा। क्या आप ना खुश हो कि मैं आपके लिए परेशान हूँ? आलोक के होंठ कांपने लगे। ठीक है, प्रॉब्लम मेरे साथ है। आज के बाद से मैं शराब कम पीऊंगा। ये देखकर कि इन दोनों पिता और बेटी का आपस में अच्छा तालमेल हो रहा है, सुनीता ने मेज के नीचे रखे अपने हाथ को कसकर मुट्ठी में मींच लिया। मूल रूप से उसने सोचा था कि वह इस अवसर का उपयोग करके आलोक से अमायरा को कुछ समय के लिए डांट पड़वाएगी। हालांकि इस अमायरा को काबू करना और मुश्किल होता जा रहा था।
उसके शब्द हमेशा वास्तविक मुद्दे से अलग होते थे और आलोक जो कभी भी अपने गुस्से और ईगो को साइड में नहीं रखते थे वह अपनी बेटी के लिए इतनी ज्यादा नर्म पड़ते जा रहे थे। आलोक जी, अमायरा के शब्द सही हैं। आपको वास्तव में अपने शरीर को अधिक ध्यान देना चाहिए। शराब जैसी चीजें जितनी हो सके उतनी कम पीने की कोशिश करें। सुनीता ने जल्दी से अपने गुस्से वाले एक्सप्रेशन को चेंज करके अचानक मुस्कुराए और धीरे से बोली। अमायरा ने बिना मुस्कान के उनकी तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी सुनीता ऐसी औरत है जो अपना गुस्सा बर्दाश्त कर सकती है। कपूर परिवार में इतने सालों तक ये सब कुछ टॉलरेट करना, अगर वह ये सब कुछ जिदाल फैमिली का पैसा हड़पने के लिए नहीं कर रही थी तो किस लिए कर रही थी? जब उसने अपने डैड के अंतिम क्षणों में उनकी आंखों में भरी नफरत को सोचा। अमायरा ने टेबल के नीचे अपना पैर उठाकर जोर से सुनीता के लात मारी। ढोंग करना चाहती थी कि मेडिसन का इशू खत्म हो गया। उसे लगता था मैं उसे इतनी आसानी से शांत रहने देगी। आह, सुनीता अपना बचाव नहीं कर पाए। उनके पैर की हड्डी में बहुत दर्द होने लगा और वह जोर से चिल्ला उठी। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम चैन से खा भी नहीं सकते? इस उम्र में भी तुम खाने की टेबल पर भूतों की तरह चिल्ला रही हो। आलोक के एक्सप्रेशन बहुत अगली थे जब उसने उसको डांटा। सुनीता ने कभी नहीं सोचा था कि अमायरा उसके साथ ऐसा करेगी। उसने गलत महसूस किया और कहा, अभी अभी मुझे लगा अमायरा ने टेबल के नीचे मुझे लात मारी। मुझे नहीं पता उसने ऐसा जानबूझकर किया था या नहीं। मैं चीखी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ। मैंने कब आपको लात मारी? अमायरा के एक्सप्रेशन इनोसेंट थे। फिर उसने आलोक मेहरा को देखा जिनकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। डैड, मैंने नहीं किया, तुमने किया है। तुम 20 साल से ज्यादा हो चुकी है फिर भी तुम ऐसी बचकानी हरकतें कर रही हो। हर कोई यहाँ बैठा है, मैं सबके सामने झूठ कैसे बोल सकती हूँ? सुनीता कितना भी बर्दाश्त कर ले मगर उसका पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अमायरा ने ऐसा जानबूझकर किया था। जहां उसने मारा था वहां बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। आलोक ने नीचे को देखा और पाया अमायरा के पैर उसकी कुर्सी के पास ओबीडियंटली रखे हुए थे। इसके अलावा अमायरा ने एक लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी जिससे उसके पैर रुके हुए थे। स्कर्ट लॉन्ग थी मगर उस पर कोई भी रिंकल्स के निशान नहीं थे। स्कर्ट की वजह से वह देख नहीं सकते थे कि उसने हील पहनी है या नहीं, लेकिन वास्तव में ऐसा लग रहा था कि उसने कोई बड़ी हरकत नहीं की है। तुम सब चुपचाप खाना खाओ। तुम सब बड़े हो गए हो, बच्चों की तरह बिहेव करना बंद कर दो। आलोक ने पेशेंटली कहा और सुनीता को घूर कर देखा। सुनीता इस हद तक पागल थी कि उसका पूरा चेहरा बिगड़ चुका था। उसके पहले वाला शांत एक्सप्रेशन गायब हो गया था। उसने अपने चश्मत को कसकर मुद्री में पकड़ लिया। अमायरा ने शांति से वह सूप पिया जो आंटी नीना ने उसे परोसा था। सुनीता, तुम्हारी वजह से पिछले जन्म में मेरे डैड हॉस्पिटल के बेड पर अकेले मर गए थे। हमारे बीच का ये कर्ज तुम्हें धीरे धीरे चुकाना पड़ेगा। उसने धीरे धीरे अपना खाना खाया। उसकी नजरें बीच बीच में अमायरा पर चली जाती थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। अमायरा का ब्रेन वॉश करके उसे रेहान से दूर रखने का और डिवोर्स लेने का प्लान शायद अब काम नहीं करेगा। डैड, आप सूप ज्यादा पिए। ये शरीर के लिए फायदेमंद है। अमायरा ने व्यक्तिगत रूप से आलोक के सामने कुछ सूप परोसा जो उनके सामने रखा था। आलोक ने नोटिस किया कि अमायरा वास्तव में बदल गई थी और उन्होंने चैन की सांस ली। ये लड़की अब मैच्योर हो गई थी। क्या ऐसा हो सकता है था कि मयंक श्रीवास्तव की दोनों कंपनियों के संबंध में उसके पास वास्तव में कुछ उचित योजनाएं हैं? इस लंच के दौरान हर कोई अपने विचारों में मगन था। खाने के बाद अमायरा एआर मेंशन कॉल करना चाहती थी, लेकिन आलोक ने उसे स्टडी रूम में बुला लिया। बताओ मुझे उन दोनों कंपनियों के लिए तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? तुम मेरी, आलोक कपूर की बेटी हो। अगर तुम इस मैटर की वजह से मजाक बनी तो तुम मुझे भी शर्मिंदा करोगी। दोपहर में यहाँ आने से पहले अमायरा ने विशेष रूप से डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट तैयार करे थे। उसने उन्हें अपने पर्स से निकालकर टेबल पर रख दिया। डैड, आप अगले 10 सालों के लिए देश के भीतर प्रॉपर्टी बाजार या तकनीक के विकास की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सिर्फ प्रॉपर्टी मार्केट पर ध्यान दें तो घरों और जमीनों की कीमतें पिछले 3 सालों से धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है और यह वृद्धि केवल यही नहीं रुकने वाली है। इस वक्त कई प्रॉपर्टीज की कीमतें तेजी से गिर रही है ना? कई विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि प्रॉपर्टी बाजार में नौकरियां जल्दी ही गायब हो जाएंगे। जितना अधिक आप निवेश करेंगे उतना अधिक आप खो देंगे। उन सो कॉल्ड एक्सपर्ट पर विश्वास मत करें। पहले इन सबूतों को देखें जो मैं आपके लिए खोज कर लाई हूँ। इन्हें पढ़ने के बाद निर्णय लेने में देर नहीं होगी। आलोक ने अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट को देखा और फिर अमायरा को एक नज़र गौर से देखा।
तुमने वास्तव में काफी तैयारी की है। ये पहली बार है जब आपकी बेटी बिजनेस की दुनिया में एंटर कर रही है। बेशक पूरी तैयारी और प्लानिंग करनी होगी। मुझे ये करना है और मैं इसे जरूर करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं निश्चित रूप से आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। आलोक ने उन दस्तावेजों को थोड़ा वक्त लगाकर अच्छी तरह से देखा, फिर खुशी से कहा, ठीक है, तुम्हारे पास साहस है, जो तुम्हारे डैड के पास भी था जब मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। हालांकि तुम कैसे इस बात को सुनिश्चित कर सकती हो कि आने वाले 10 सालों में इकोनॉमिक्स की दिशा तुम्हारी भविष्यवाणी के अनुसार ही चलेगी? क्या होगा अगर तुमने जो प्लान किया है वह गलत साबित हुआ तो? क्या तुमने इसके परिणाम के बारे में सोचा है? अमायरा ने अपनी आंखें नीची की और मुस्कुरा दी। आने वाले 10 सालों में जो कुछ भी इस दुनिया में होगा, चाहे वह बिजनेस वर्ल्ड में हो या कहीं और, सब कुछ उसके दिमाग में था। क्योंकि उसकी सिचुएशन अभी संतुलित है, इसलिए पहली चीज जो उसे करनी थी वह आने वाले सिचुएशन को का लाभ उठाना था। मूल रूप से उसे ऐसा करने का ऑप्शन नहीं मिला था। लेकिन उस दिन जब उसने मयंक श्रीवास्तव को देखा तो उसे अचानक याद आया कि उसकी 2 कंपनियां बिकने वाली थी। वह उसका नुकसान कराकर फ्यूचर में उन कंपनियों से लाभ प्राप्त कर सकती थी। वह एक तीर से 2 शिकार करना चाहती थी। ये देखते हुए कि उसमें अभी भी यहाँ खड़े होने की हिम्मत थी, वह वास्तविक रूप से अपने डैड को समझाने की क्षमता रखती थी। 2 घंटे के बाद स्टडी रूम से बाहर आते हुए अमायरा ने टाइम देखा। डैड काफी लेट हो गया है। अब मुझे घर जाना चाहिए। आलोक ने पहले ही उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लिया था और उसकी योजनाओं का विवरण भी सुन लिया था। उसके बाद, हालांकि उन्होंने अपने विचार नहीं बताए थे, लेकिन उन्होंने अब अमायरा को रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। ये साफ जाहिर हो रहा था कि उनका दिल इस बात से सुतमिन होने लगा था। अब जाने की जरूरत नहीं है, तुम आज रात यही सो जाओ। आलोक ने अपनी स्टडी से कहा, तुम अभी अभी सर्दी से उभरी हो। रात में तापमान ठंडा होता है और हवा भी तेज होती है। मैं रेहान को बोल दूंगा, वह तुम्हें कल पिकअप कर लेगा। ये कहने के बाद उन्होंने तुरंत रेहान को फोन मिला दिया। अमायरा कुछ बोलने ही वाली भी, लेकिन उसने अपने शब्दों को निगल लिया। जब जब उनके पिताजी ने ऐसा कहा है, और अगर उसने रेहान से मना किया कि वह उसे पिक करने ना आए, तो वह जरूर ज्यादा सोचेगा और उस पर शक करने लगेगा कि मैं झूठ बोल रही थी जब मैंने कहा था कि मैं उसके साथ खुशी से रहना चाहती हूँ। कुछ मिनटों के बाद आलोक कमरे से बाहर निकल आए। मैंने पहले ही रेहान से बात कर ली है, तुम आज रात के लिए घर पर ही रहोगी। वह कल सुबह तुम्हें पिकअप कर लेगा। क्या वह सुबह आएंगे? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। तुम उसके ऑफिस देरी से जाने के बारे में चिंतित तो हो, है ना? तुम बच्चे भी ना। तुम्हारी फीलिंग उसके लिए अभी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, और तुम्हारी वफादारी पहले ही हमें छोड़कर उसकी तरफ शिफ्ट हो गई है। अमायरा ने अपना मुंह बना लिया। क्या उसकी सोच इतनी स्पष्ट थी? क्या तुम अपनी जिंदगी को धुंध में जी रही हो? कल वीकेंड है। मुझे लगता है तुम्हारा दिल पहले ही उड़कर मेहरा गार्डन पहुंच चुका है। रेहान ने अचानक से तुम्हारे दिल को इतनी अच्छी तरह अपनी पकड़ में रखने के लिए ऐसा क्या किया था? अमायरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। डैड, उसके लाल चेहरे को देखकर आलोक के दिल की सबसे बड़ी चिंता आखिरकार खत्म हो गई। वह इस बार अपने रिश्ते को लेकर ईमानदार थी। अब उनका दिल सुकून और शांति से भर गया। अगर अमायरा इस हद तक हंगामा मचाते कि उसका सबसे प्रिय दामाद हाथ से चला जाता और उसे वास्तव में तलाक मिल जाती, तो यह अपनी खुशकिस्मती किसी और परिवार की महिला को दे डालने के बराबर होता। इसके बारे में सोचने पर ही उनका दिल दुखी हो गया। मयंक श्रीवास्तव की दोनों कंपनियों के बारे में मैं तुम्हें टेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? अगर 6 महीने के अंदर तुम अपनी कंपनी से वह रकम जो तुमने इन्वेस्ट की है उसे कमाने में कामयाब नहीं हो पाई, तो तुम्हें अपनी फाइनेंस मैनेजमेंट की स्टडी को दोबारा से चालू करना पड़ेगा। उनके शब्दों का अर्थ ये था कि अगर अमायरा पैसे वापस कमाने के लिए अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं कर सकती थी, तो वह केवल आज्ञाकारी रूप से कपूर परिवार की कंपनी में रह सकती थी। वह उसे अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का दोबारा ऑप्शन नहीं देंगे। आलोक की पर्सनैलिटी हमेशा से जिद्दी रही थी। वह इस समय पीछे हटने के लिए तैयार थे, यही अपने आप में उसकी ओर से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती थी। अमायरा कुछ देर रहने के बाद अपना सिर हिलाया। ठीक है। रात में अमायरा अपने कमरे में थी। बेड पर लेटी इधर उधर पलट रही थी, क्योंकि वह सो नहीं पा रही थी। 6 महीनों में 30 मिलियन रुपीस सब कुछ वापस पाना इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता था। उसकी पिछली जिंदगी में 10 साल पहले जो आज का समय था, लोकल प्रॉपर्टी मार्केट इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। यह आने वाले सालों में था जब वह इतनी तेजी से बढ़ने लगी थी।
हालांकि वह अब इस स्थिति में फंस गई थी जहां व्यापार करने के लिए दरें अभी भी कम थी। ये देखते हुए कि आज इस साल का समय उसके लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। 9 बजे बज चुके थे। क्या रेहान अभी भी कंपनी में होंगे या यार मेंशन पहुंच चुके होंगे? अपने पुनर्जन्म के बाद वह उससे एक रात के लिए भी अलग नहीं हुई थी। बहुत देर इधर उधर पलटने के बाद मायरा ने झुककर अपना फोन उठाया और वह उसे कॉल करने वाली थी। हालांकि उसकी उंगलियां स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए रुक गई। एआर कॉरपोरेशन की विदेशी कंपनियों के साथ बहुत डीलिंग रहती थी। रात में वह अक्सर इस समय अपने इंटरनेशनल पार्टनर से कॉल कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहा होता था। अगर उसने उसे कॉल की और वह बिजी हुआ तो ये बुरा नहीं होगा। कुछ देर सोचने के बाद मायरा ने एक मैसेज भेजने का फैसला किया। आखिरकार रेहान शायद ही कभी अपने मैसेज चेक करता था। जो भी हो, कौन परवाह करता है, वैसे भी वह पढ़े या नहीं। आखिरकार उसे नींद नहीं आ रही थी। मैसेज भेजने से उसे अपने थॉट्स को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। उसकी उंगलियां आधे दिन तक स्क्रीन पर टिकी रही। ओ माय डियरेस्ट हबी, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, आई रियली 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 मिस यू। लंबे समय तक सोचने के बाद उसने ओ माय डियरेस्ट हबी सभी शब्द टाइप किए थे। ये टाइप करते समय उसका पूरा चेहरा शर्म और मुस्कुराहट से खिल रहा था। इस मैसेज को भेजने के बाद मायरा अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाई। वह वापस बिस्तर पर लेटने के लिए मुड़ी और फिर उस द्वारा उस मैसेज को देखकर जोर से हंसने लगी। किसने कहा था कि सिर्फ रेहान मेहरा ही उसे छेड़ सकता था? वह भी उसे छेड़ सकती थी। मैसेज भेजने के कई मिनट बाद मायरा नहाने के लिए उठी। अचानक बिस्तर पर रखा फोन बजने लगा। अभी पीछे मुड़े उसका दिल शॉक में था। रेहान ने वापस में उसे डायरेक्टली कॉल करी थी। अमायरा वापस बाहर की तरफ दौड़ी चली आई। उसने फोन उठाकर कॉल का जवाब दिया। नींद नहीं आ रही। फोन से रेहान की आवाज आई। रात में खूबसूरत आसमान के नीचे किसी वजह से उसकी आवाज ने अमायरा के दिल को चुरा लिया। जिस मोमेंट अमायरा ने उसकी आवाज सुनी, उसका पूरा शरीर गर्म हो गया और वह वापस बिस्तर पर लेट गई। उसने तकिया को गले लगा लिया। आपने मेरा मैसेज देखा? हाँ, काफी रात हो चुकी है। क्या आप मेंशन वापस आ गए? नहीं, कंपनी में अचानक से एक इशू आ गया है। उसी की मीटिंग चल रही थी, अभी खत्म हो गई है। रेहान की आवाज धीमी थी। तो तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए। अब जब मैं घर पर नहीं हूँ तो तुम कहीं फिर से पूरी रात जागकर काम करने की तो नहीं सोच रहे हो, है ना? अमायरा खुद को रोक नहीं पाई। लगता है मुझे हर दिन आपके पास ही रहना पड़ेगा और जैसे ही रात होगी तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हें बेड पर लेटा दूंगी ताकि तुम कहीं ना जा सको। काम के बारे में तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हें स्टडी रूम में एंटर होने तक की इजाजत नहीं दूंगी। एक पल के लिए फोन पर सन्नाटा छा गया। उसके बाद एक धीमी गर्म हंसी सुनाई दी। तो तुम मेरे कपड़े उतारने का प्लान बना रही हो? मैं सीरियसली बोल रही हूँ, ताकि तुम जल्दी सो सको। रेहान मुस्कुराया। लेकिन मैं सोने से पहले तुम्हारे द्वारा अपने कपड़े उतरवाने के लिए ज्यादा उत्सुक हूँ। अमायरा ने फोन से आवाज सुनकर अपना मुंह पिलो के अंदर दबा लिया। उसने एक आह भरी। सख्त रूप से यह अमायरा थी जिसने उसे छेड़ने की शुरुआत की थी। फिर ऐसा क्यों लग रहा था कि वे उसे छेड़ रहा है? ऐसा लग रहा था जैसे वह कंपनी से बाहर आ गया है। वह उसके मूवमेंट्स को स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। शायद वह कंपनी के अंडरग्राउंड पार्किंग में था। अमायरा फोन कट नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह उसे ड्राइविंग करते हुए डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी। वह अपने पेट के बल लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, ड्राइव करने से पहले हेडफोन लगा लेना। तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। रात में गाड़ी चलाते समय अपनी सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नींद आ रही है? उसने पूछा। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। शायद इसलिए क्योंकि मुझे कपूर मेंशन वापस आए हुए काफी समय हो गया है। अमायरा आलसी की तरह बिस्तर पर लेटे हुए बोलती रही। ये बहुत अजीब है ना? हालांकि यहाँ के बेड में और मेहरा मेंशन के बेड में ज्यादा अंतर नहीं है, मगर यहाँ पर लेटने के बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही। हो सकता है तुम्हारे बेड पर मेरी कमी हो। अमायरा का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने पास रखे बड़े से सफेद भालू को अपने पास खींचा, जिसे वह हमेशा अपनी बाहों में हक करके सोती थी, और कुछ पल के लिए चुप हो गई। बहुत देर चुप रहने के बाद उसे नहीं पता कि वह मेहरा मेंशन पहुंचा या नहीं, लेकिन किसी ने भी कॉल कट नहीं की। उसने लेजली कहा, आहन, लगता है आज मैं सिर्फ अपने मिस्टर बियर को ही हक करके सो सकती हूँ। रेहान ने डायरेक्टली पूछा, कौन सा मिस्टर बियर? यह तुम्हारे अलावा जो मेरे लीगल हस्बैंड हो, सिर्फ एक ही है जिसे मेरे बेड पर चढ़ने का हक है।
मिस्टर बियर। अमायरा ने भालू की अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने टाइम को देखा और वह मुस्कुराए। ठीक है, ड्राइविंग पर फोकस करो। मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। कल मिलते हैं। ये कहने के बाद अमायरा कॉल काटने ही वाली थी। हालांकि वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने सोचा कि वह खुद कॉल काट देगा और इसलिए उसने फोन को अपने कान के पास रख लिया। हालांकि आधे घंटे के बाद भी रेहान ने कॉल कट नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है कि रेहान उसके कॉल कट करने का वेट कर रहा हो? अमायरा मुस्कुराई। जैसे ही उसने फोन अपने कान से अलग किया, अचानक से उसे रेहान की धीमी आवाज सुनाई दी। बाहर आओ, दरवाजा खोलो। अमायरा हक्का बक्का रह गई। वह तुरंत बेड से उठी और विंडो की तरफ दौड़ लगी बाहर देखने के लिए। उसने देखा कपूर मैंशन के गेट के बाहर लाइटें जली हुई थी। अंधेरे में रेहान की कार को देखकर वह समझ गई। अमायरा ने हैरत से पूछा, वह कार? क्या ये तुम हो? तुम आ गए। मिसेज मेहरा, मेरे कपड़े पहले से तैयार है। जब भी आपका उतारने का मन करे, आपका स्वागत है। रेहान की आवाज में हंसी के साथ कुछ और इरादे भी थे जिसे वह समझ नहीं पाए। इससे पहले अमायरा कुछ कहती कॉल कट चुकी थी। अमायरा अभी भी अचंभे में वहां खड़ी थी। तो रेहान सच में आ गया। कपूर मैंशन मेहरा मैंशन के करीब नहीं था, इतनी जल्दी कैसे आ गया? वह वास्तव में सीधे यही आया था। घर के सामने जैसे ही नौकरों और बॉडीगार्ड्स ने देखा कि रेहान की कार है, वह सभी दरवाजा खोलने और उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। अभी घर पर कोई भी नहीं सोया था। उसके आने की खबर सुनकर आलोक कपूर सीधे नीचे उतर आए। यहाँ तक कि सुनीता और माया भी रेहान के आने की खबर सुनकर हैरान रह गए। अमायरा अकेली थी जो इतने लंबे समय तक अचंभे में थी और अभी तक अपने फोन की स्क्रीन को देख रही थी जो पहले से ही डार्क हो चुकी थी। जब वह अपने ख्यालों से बाहर आई तो वह तुरंत कमरे से बाहर भागी। रेहान जी। माया अभी अभी नहाकर आई थी और उसने पिंक कलर की छोटी सी मैक्सी पहन रखी थी, जिस वजह से उसका पूरा जिस्म दिख रहा था। आपने आने से पहले मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? दरवाजे में एंटर होने के बाद माया डायरेक्टली उसके सामने खड़े हो गई, जिस वजह से रेहान कुछ और नहीं देख सकता था। रेहान ने कोल्डली उसे देखा मगर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने आलोक जी को देखा जो उसकी तरफ आ रहे थे और विनम्रता से कहा, डैड, तुम इस समय क्यों आए हो? आलोक जी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रेहान इस टाइम आएगा। क्या तुम मेहरा मैंशन नहीं गए? क्या तुम कंपनी से सीधे यही आ रहे हो? रेहान घर के अंदर एंटर हो गया। उसकी निगाहें शांत थी। कंपनी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि अमायरा यहाँ है, मैं सीधे यही आ गया। आह, अमायरा केवल एक रात के लिए कपूर मैंशन वापस आई है, लेकिन सीईओ रेहान पहले ही उसे मिस करने लगे। सुनीता ने एक अजीब सी आवाज में कहा। वह सच में समझ नहीं पा रही कि अमायरा वह इतनी अच्छी किस्मत कैसे हासिल कर सकती थी। उसने न केवल रेहान जैसे व्यक्ति से आसानी से शादी कर ली, बल्कि वह उसका दिल जीतने में और अपनी परवाह करवाने में भी इतनी जल्दी कामयाब हो गई। आधे साल से डिवोर्स मांगने के बाद भी वह अभी तक मिसेज मेहरा बनी हुई है। जैसे ही अमायरा नीचे आई, उसने सुनीता की ऐसी आवाज सुनी। ये औरत वाकई में उससे बात करते समय मुखौटा पहनती है और जब वह आसपास नहीं होती तो वह अपना मुखौटा उतार कर रख देती है। अब जब तुम आ गए हो तो यही आराम करो। आंटी नीना जाए और अमायरा को नीचे बुला लाइए। आलोक जी का मूड बहुत अच्छा था। उसकी बेटी और दामाद दोनों आज घर पर थे, ये बहुत ज्यादा रेयर था। आंटी नीना ने अपना सर हिलाया, लेकिन जैसे ही वे मुड़ी उन्होंने अमायरा को देखा जो पहले ही नीचे आ चुकी थी। तारांकन एल्डेस्ट मिस, मिस्टर रेहान यहाँ है। आंटी नीना ने मुस्कुराते हुए खुशी से उसकी ओर देखा। मुझे पता है, हम अभी फोन पर बात कर रहे थे। अमायरा ने अपनी बातों से कुछ नहीं छुपाया। जैसे ही वह नीचे आई, वह डायरेक्टली उसके पास चली गई। सबसे पहले उसने रेहान को देखा जिसमें एक काले कलर का ऑफिस सूट पहन रखा था। ये शख्स, वह इतना हैंडसम और गुड लुकिंग कैसे दिख सकता था? क्या एक सिंपल कोट भी इतनी ब्यूटीफुली पहना जा सकता है? उसने अभी उसे ढंग से देखा भी नहीं था जब माया की आवाज उसके कानों में पड़े। रेहान जी, आज बाहर बहुत ठंड हो गई है ना? आजकल ठंड काफी बढ़ गई है। मेरी बहन ने अपनी सर्दी की वजह से आपको भी बीमार तो नहीं कर दिया? आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आपको अपना भी ध्यान रखना चाहिए। रेहान ने कोल्डली हाँ कहा। शुरू से अंत तक उसकी नजर एक बार भी माया पर नहीं गई थी। इसके बजाय उसने माया की दूसरी तरफ देखा, जो उसके सामने खड़े होकर अमायरा का रास्ता रोक रही थी। रेहान बहुत ज्यादा हैंडसम और परफेक्ट लग रहा था। वह वहां खड़ा शांति से उसे देख रहा था। उसका सारा ध्यान अमायरा पर ही था।
दरवाजे में एंटर होने के बाद हर कोई रेहान का डिस्टेंट और कॉल एटीट्यूड देख सकता था। केवल अमायरा को देखने के बाद ही सबको समझ आया इस बात के मीनिंग। जिसे आप प्यार करते हो अगर वह घर से चला जाए तो ऐसा लगता है जैसे आपकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। इससे पहले फोन पर तुम मेरे कपड़े उतारने की बात कर रही थी। तुम अचानक क्यों आ गए? तुमने वास्तव में मुझे हैरान कर दिया। माया को पार करके अमायरा आगे चलकर गई और रेहान के करीब जाकर खड़ी हो गई। रेहान ने आसानी से उसका हाथ पकड़ लिया और फिर अपनी आंखें नीचे करके उसकी ओर देखा। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? हाँ, आज ठंड थोड़ी ज्यादा है। अभी अभी मैं अपने कमरे में हीटर चालू करना भूल गई थी। अच्छा है, अब जब तुम यहाँ हो तो तुम मेरे हाथों को गर्म करने में मेरी मदद कर सकते हो। अमायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह एक पल में बिगड़ैल बीवी की तरह एक्ट करने लगी। रेहान जी, क्या आज रात आप? माया रेहान के आने से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। इस बात की परवाह किए बिना कि वह उसे बार बार इग्नोर कर रहा है, वह अभी भी उससे बात करना चाहती थी। आलोक जी ने अचानक से अपना गला साफ करते हुए खांस लिया। उनका चेहरा अनहैप्पी लग रहा था। माया, देखो तुमने क्या पहन रखा है। रेहान तुम्हारा जीजा है। तुम उसके सामने इतने छोटे कपड़े पहन के कैसे आ सकती हो? केवल तब हर किसी का ध्यान माया के कपड़ों पर गया जो उसने सोने के लिए पहनी थी। यह एक सेक्सी टाइप की मॉक्सी थी। ये पतली और छोटी थी जो उसके कंधे और कॉलरबोन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को दिखा रही थी। यहाँ तक कि उसकी छाती भी थोड़ी सी दिख रही थी। और वह उसकी जांघ के बस थोड़े से हिस्से को ही कवर कर रही थी। वह शायद इससे ज्यादा छोटी नहीं हो सकती थी। उनका पहले सारा ध्यान रेहान पर था। मगर माया के कपड़े देखने के बाद आलोक जी का फेस कढ़ाई की तरह काला हो गया। डैड, पहले मैं सोने की तैयारी कर रही थी। जब मैंने सुना कि रेहान जी आ गए हैं तो मैं भाग गया। माया एक्सप्लेन कर रही थी तभी एक पतला सा कोट उसके सर पर किसी ने डाल दिया। उसने अपने मुंह से कोट को उतारा और अमायरा को देखा। ये वही कोट था तो जो अमायरा ऊपर से पहनकर नीचे आई थी। इसे पहन लो। तुम्हें भले ही ठंड से डर ना लगे लेकिन हम सभी को तुम्हें इस तरह देखकर ठंड लग रही है। अमायरा की आवाज शांत थी। शुक्रिया दीदी। माया अचानक से कुछ और नहीं कह पाई। उसने चुपके से रेहान को देखा, लेकिन उसकी नजरें एक बार भी उस पर नहीं पड़ी थी। उसकी टांगों को तो छोड़ो, उसने उसके कंधों की तरफ भी एक बार नहीं देखा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।